हेलो दोस्तों, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अपन माइनिंग इंजीनियरिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस भी देखने को अपन को मिलेंगे। उसको आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिए इस सीरीज के साथ। ये सीरीज भी चलने वाली है 4 पार्ट्स में। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का सर्वे का फर्स्ट क्वेश्चंस। इसमें बोल रहा है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन अ कर्व इज द कर्व। ये सर्वे का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल कर्व क्या होता है, कर्व में कॉर्ड क्या होता है, इसका फर्स्ट इनिशियल पॉइंट क्या होता है, इसका लास्ट एंड पॉइंट क्या होता है, इसके मिड ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सर्वे में है। अपन अभी एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए अपन स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। फर्स्ट ऑप्शन है लोकेशन ऑफ द कर्व्स स्टार्ट पॉइंट। क्या लोकेशन ऑफ द, ये हो जाता है क्या, फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाता है, स्टार्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, स्टार्ट पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन से लोकेशन ऑफ द कर्व्स एंड पॉइंट। एंड पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, जहां अपना कर्व क्या होता है, एंड पॉइंट। अपना कर्व क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। कर्व्स मिड पॉइंट, क्या बोल रहा है, कर्व मिड पॉइंट, कर्व का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। फिर बोल रहा पॉइंट, पॉइंट ज्वाइनिंग टू टेंजेंट्स ऑफ अ कर्व, जो कर्व की दो टेंजेंट चलती हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे क्लियर करती है, मतलब टच करते हुए चलती हैं ऐसे अपन, ये ऐसे जाती है, और एक रेखा ये टेंजेंसी रेखा बोलते हैं। तो जो मतलब रेखाएं जो एक टच करती होती जाती है, स्पर्श रेखा है, जो टेंजेंट्स होती हैं उनको। तो इसका अपना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ इन अ कर्व का आंसर क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द कर्व इन पॉइंट। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी किसको बोलते हैं, जहां पास अपना कर्व का लोकेशन एंड पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि नेम द मेथड इन विच द डिफ्लेक्शन एंगल इज इक्वल टू of the angle subtended by the arc at the center, and it assumed that the length of the arc is approximately equal to length of the chord। अभी अपन सर्वे के ही क्वेश्चन में आ गए अपन। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होती है अपनी, जो एक जीवा होती है। इसमें बोल रहा है कि एक विधि बताइए जिसमें विचलन कोण, क्या डिफ्लेक्शन एंगल, जो अपना डिफ्लेक्शन एंगल होता है, जो डिफ्लेक्शन एंगल बोल रहा है वो चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर क्या, अंतरित कोण जो होती है ना, केंद्र पर आंतरिक कोण के आधे के बराबर हो जाता है। मान लिया जाता है चाप की लंबाई क्या, जीवा की लंबाई के बराबर है। जो ये जीवा जा रही है और हमारी ये जो चाप होगी, इसकी लंबाई क्या मान ली जाती है, बराबर। ये मेथड पूछ रहा है आप। तो अपन एमसीक्यू में देखते हैं ऑप्शन क्या क्या अपने पास है। फर्स्ट ऑप्शन है टू थियोडोलाइट मेथड, सेकेंड ऑप्शन है रैंकिन मेथड, थर्ड ऑप्शन है जेडरीन मेथड, और फोर्थ ऑप्शन है टेक्यूमेट्रिक मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैंकिन मेथड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड फोर्थ नंबर में आ जाते हैं अपन। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द इक्विपमेंट यूज्ड इन माइनिंग प्लेजर डिपॉजिट। सबसे पहले अपन को जान लेना है कि प्लेजर डिपॉजिट्स क्या होते हैं। प्लेजर डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो डीप अर्थ में पाए जाते हैं। कहाँ, डीप अर्थ में। जैसे अपना क्या पाया जाता है, गोल्ड। गोल्ड क्या है, प्लेसर डिपॉजिट में आता है। इन डिपॉजिट को कैसे, हाइड्रोथर्मल प्रोसेस से भी अपन अलग करते हैं। तो बोल रहा है कौन सा इक्विपमेंट अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं इसके लिए। तो इसको बोल रहा है रिफल बॉक्स, ऑगर, वैगन ड्रिल, रॉप सॉ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनिंग प्लेसर डिपॉजिट के लिए रिफल बॉक्स। चलिए आते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चंस में। बोल रहा है कि एवरी प्लान आर सेक्शन शुड बी सबमिटेड ऑन ए स्केल हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ फर्स्ट 1350 इंटू 1 RF। RF तो पता है ना, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं इसको, जितना अपन मैप में लेते हैं और जितना अपन ग्राउंड में लेते हैं, है ना। जैसे अपन ने 1 मीटर को 20 मीटर मार दिया, 1 सेंटीमीटर को क्या मान लिया, 20 मीटर। तो हम इसको कैसे शो करते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर। तो ये होता है हमारा RF। तो ये बोल रहा है कि 1200 पॉइंट अपॉन 1, 1100 अपॉन 2, 1300.1। देखने वाली बात यह है कि हर इस अपने जो भी प्लान्स आए हुए हैं इसमें 1 in 1000
R1 in 2000 है। लेकिन अगर आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1 in 1200। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर ऐसे आ जाते हैं कभी डाउट्स वाले, तो इसमें आपका यस रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस लाइन मेजरिंग मेथड tripod are used to hold the measuring tape। बेस लाइन किसी भी ग्राउंड की सबसे बड़ी लाइन जो होती है उसको क्या कहते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं बेस लाइन। तो क्या हो जाती है बेस लाइन। तो बोल रहा है कि आधार रेखा मापन की वह विधि जिसमें मापक टेप को साधने के लिए तिपाई का उपयोग किया जाता है, किसका, ट्राइपॉड का यूज करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है व्हीलर मेथड, रैंकिन मेथड, हंटर शॉर्ट मेथड, जेडरीन मेथड। क्या बोल रहे हैं जेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास जेडरीन मेथड। क्या हो जाएगा जेडरीन मेथड। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। बोल रहा है कि स्टोन डस्ट बैरियर कंसिस्ट ऑफ। स्टोन डस्ट बैरियर अपन के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा हमको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। ये कहाँ है, क्या मतलब स्टोन डस्ट बैरियर कहाँ लगाए जाते हैं। लाइट बैरियर होते हैं, हैवी बैरियर होते हैं। इसमें सेल में कितना होता है, लाइव में 30 kg होता है, उसमें 60 kg पर मीटर स्क्वायर, इसमें 30 kg में। बोर्ड एंड पिलर में कितनी दूरी में लगाए जाते हैं, लॉन्ग वॉल में कितनी दूरी पे लगाए जाते हैं, इसको अपन बाद में करेंगे। लेकिन अभी अपन एमसीक्यू पे फोकस करते हैं। स्टोन डस्ट बैरियर कंसिस्ट ऑफ। स्टोन डस्ट बैरियर कैसा होता है, जो उसके प्लैंक इज प्लेस्ड ऑन अबव इन द अदर एंड लोडेड विथ स्टोन डस्ट। प्रत्येक तख्ता दूसरे पर रखा होता है, प्रशस्तर धूलि से भारित होता है। सेल्फ प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड लोडेड विथ स्टोन डस्ट। सेल्फ प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड ईच सेल्फ कंसिस्ट ऑफ प्लैंक placed on above the other and loaded with stone dust। 4 नंबर को बोल रहा है self placed by side and each self consists of another self placed on above the other and loaded with stone dust। देखिए स्टोन डस्ट कैसा रहता है, कहीं भी आपने देखा होगा, जिन्होंने देखा हो कि स्टोन डस्ट ऐसे रखे होते हैं, प्लैंक के ऊपर क्या रखे रहते हैं, प्लैंक बने रहते हैं, ऐसे बने रहते हैं। एक साइड में ऐसा रहता है और एक साइड में ऐसा रहता है, प्लैंक बने रहते हैं उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सी नंबर। सेल्फ प्लेस्ड साइड बाय साइड एंड ईच सेल्फ कंसिस्ट ऑफ प्लैंक प्लेस्ड ऑन अबव द अदर एंड लोडेड विथ स्टोन डस्ट। एक दूसरे के बगल में रखे हुए ताक, और प्रत्येक ताक, सेल्फ को ताक बोलते हैं, दूसरे के ऊपर रखे हुए प्रशस्तर धूलि से भारित। स्टोन डस्ट बैरियर से ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख ले और हो सके तो ये क्वेश्चन को लिख भी ले। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ब्लास्टिंग। ओपन कास्ट माइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ब्लास्टिंग। क्या बोल रहा है कि इन ओपन कास्ट माइनिंग ब्लास्टिंग ग्राउंड वाइब्रेशन ऑकर्स ड्यू टू। जो भूकंप निम्न कारणों से होता है, कौन कारणों से होता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है अपन को। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपने पास, लो करंट, सेकंड है पुअर स्टेपिंग, थर्ड है इम्प्रॉपर डिले, और फोर है एक्सेस चार्ज। तो इनमें से आपको क्या लगता है, लो करंट, पुअर स्टेमिंग, इम्प्रॉपर डिले, एक्सेस चार्ज, किसके लिए बोल रहा है अपने पास, वाइब्रेशन के लिए। लो करंट से मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता, पुअर स्टेमिंग से फ्लाई रॉक, इम्प्रॉपर, लेकिन एक्सेस चार्ज से आपका क्या होता है, आपके भूकंप के चांसेस, कंपन के, वाइब्रेशन के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेस चार्जेस। चलिए 9 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ब्लास्टिंग पुअर स्टेमिंग रिजल्ट इन। अभी अब ब्लास्टिंग के बारे में भी एक क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा हुआ है, तो उसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, ऑप्शंस क्या क्या, वाइब्रेशन, मिसफायर, ब्लोन आउट शॉट, कट ऑफ शॉट। क्या बोल रहा है, पुअर स्टेमिंग। स्टेमिंग किसको बोलते हैं, जब अपन चार्जिंग करते हैं उसके बाद जब अपना स्टेमिंग मटेरियल, जिसको अपन ठसानी बोलते हैं, जब ठसाते हैं अगर मटेरियल वो कम होगा तो कंपन से प्रॉब्लम नहीं होगा, मिसफायर नहीं होगा, कट ऑफ शॉट नहीं होगा, लेकिन आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांसेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, ब्लोन आउट शॉट। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, ब्लोन आउट शॉट। 10 नंबर के क्वेश्चन में अपन देखते हैं
इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ब्लास्टिंग इम्प्रॉपर डिले। अब किसकी बात आ गई? इम्प्रॉपर डिले रिजल्ट की। अपन क्वेश्चंस को इसी तरह ऐड किया है कि जिसमें आपको क्वेश्चंस आपको देखने को मिले और आप ये समझें कि कहाँ कि कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होता है। सरदार के क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलते हैं। बोल रहा है कि इम्प्रॉपर डिले से क्या होता है आपका, क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, मिस फायर होता है, ब्लोन आउट शॉट होता है, कट ऑफ शॉट होता है। आप देखिए क्या वाइब्रेशन होता है अपना, मिसफायर होता है, ब्लोन आउट शॉट होता है? नहीं, क्या होता है? कट ऑफ शॉट। इम्प्रॉपर डिले होगा तो आपके पास क्या सबसे ज्यादा? कट ऑफ। कट ऑफ जानते हैं ना, सब लोग जानते होंगे कि जब एक होल चार्ज करते हैं, अगर दूसरा होल के पास अगर यहाँ पास चार्ज अपन इम्प्रॉपर डिले देंगे, मतलब जो टाइमिंग दी जाती है, अगर ये टाइमिंग सही नहीं है तो क्या हो जाएगा? इसका कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ये होल क्या हो जाएगा? ये नहीं फूटेगा। ठीक है, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कट ऑफ शॉर्ट। चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन में आके देखते हैं अपन। इन एन ओपन कास्ट माइनिंग ब्लास्टिंग मिस फायर ऑकर्स ड्यू टू। अब देखिए चौथे नंबर पे अपन ने क्या आ गया अपने पास? मिस फायर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की बात कर रहा हूं मैं। ये माइनिंग सरदार में भी पूछे जाते हैं, ओवरमैन में भी पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको घुमा फिरा के इंस्पेक्टर ऑफिसर और माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग इंजीनियरिंग से क्वेश्चन में मिलते हैं। तो बोल रहे हैं मिस फायर किस में होता है? लो करंट में होता है, पुअर स्टेमिंग में होता है, इम्प्रॉपर डिले में होता है, एक्सेस चार्ज में होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि सभी ऑप्शन सेम मतलब लग रहा होगा कि मिस फायर तो चांसेस सब होते हैं, लेकिन हमको क्या करना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। क्या देना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना। तो मिस फायर सबसे ज्यादा किसके चांसेस हो सकता है? कम लो करंट, मतलब जब हम करंट फ्लो नहीं होगा हमारे पास तो क्या होगा? लो करंट। आप अच्छे से देख लो और क्वेश्चन को बिल्कुल वेरीफाई करके लाया हूं मैं आंसर। आप इसमें डाउट मत करिएगा, एक भी % डाउट मत करिएगा, है ना? आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट में करिएगा। इन अ कर्व सर्वेइंग, अभी कर्व के बारे में, टू आर मोर सिंपल आर्क दैट टर्न इन द सेम डायरेक्शन इज नोन एज। मतलब क्या बोल रहा है कि जो सामान्य चाप क्या होती है, एक समान दिशा में चल रही है। एक कैसी? समान दिशा में चल रही है। ये भी कैसी चल रही है? ये ऐसी चल रही है। यही अगर कर्व की दिशा कैसी हो जाती है अपनी? दूसरी दिशा में हो जाती है, मतलब एक अपोजिट हो जाती और एक सेम डायरेक्शन में जा रही। तो क्या, तो इसका क्या बोल रहा है? ऑप्शंस देखते हैं अपन। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व होता तो एक कर्व होती। कंपाउंड कर्व, ट्रांजिशन कर्व, रिवर्स कर्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने पास? बोल रहा है सामान्य चाप जो सामान्य दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। ये देखिए अपोजिट में चल रही है, तो ये क्या बोल रहा है? रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपाउंड कर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 30 नंबर में। रेशियो ऑफ वाटर एंड इमल्सन इन हाइड्रोलिक फ्लूइड। हाइड्रोलिक फ्लूइड में अपना हाइड्रोलिक और इमल्सन और वाटर का क्या कितना कंटेंट रहता है? तो सबसे पहले क्या है? 99.1, 50-50, 95-5, 25-75। ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं। और आपने सबने देखा होगा इस क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कैसा है। इसका आंसर क्या होगा आपका? 95 और 5। ठीक है, चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आ गया एक। अब इलेक्ट्रिकल आर रेजिस्टर क्या बोल रहा है? आप 5 is connected in series with a parallel combination of 6 and 3. Find the supply current taken from a 35 volt DC source. क्या बोल रहा है कि 35 DC सोर्स से हमको क्या मिल रहा है? हमको कनेक्ट हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है? 5 इज कनेक्ट इन सीरीज। आपको देखना है सबसे पहले सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। ठीक है ना, किसी भी चीज को क्या देखना है? सीरीज क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। तो जब कनेक्ट अपना चलता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं। इसका देखिए ऑप्शंस देखिए, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 5 एम्पियर। कि जितना 6 और 3 एम्पियर जो दो प्रतिरोध, प्रतिरोध समझते हैं ना, जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक जो लाइन जा रही है उसमें जो हमको प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस कर रहा है उसका, तो जितना 5 एम्पियर का जितना जुड़ा है ना,
उसी 35 वोल्ट के डीसी से स्रोत जो धारा होगी वो कितनी जाएगी, 5 एम्पियर की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं अपन। बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ कोल बम्प कैन बी डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, माइनिंग जियोलॉजी में देखने को भी मिलता है ना। तो ये बोल रहा है कि कोयले की मौजूदगी का अनुमान किस परीक्षण द्वारा लगाया जा सकता है। देखो आप क्वेश्चन को बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, और आपके माइनिंग सरदार, माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग इंस्पेक्टर में भी ये काम देगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन में है रेडियल टेस्ट, डिलेटोमीटर टेस्ट, ड्रिलिंग इल टेस्ट, ब्राजीलियन टेस्ट। कोयले की मौजूदगी का अनुमान किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है, कि कोयला कहाँ मौजूदगी का टेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ड्रिलिंग इल्ड टेस्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी भी चीज के लिए, कि हम पता करते हैं कि भैया यहाँ पास कोयला है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना ड्रिलिंग करते हैं। चलिए अब एक्ट से एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। माइन एक्ट डज नॉट अप्लाई व्हेन देयर इज एन ओपन कास्ट वर्किंग, द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे डज नॉट एक्सीड। देखिए दो केसेस आते हैं एक्ट में, मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं दो केसेस आते हैं। क्या बोल रहा है, खदान अधिनियम लागू नहीं होता जब खुले कार्यस्थल पर काम होता है, किसी भी एक दिन खान में काम करने वालों की संख्या किसी भी समय एक साथ वर्क करने वालों की संख्या प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, वो केस अलग है, ये केस अलग है। अगर यही 20 दे देता तो आपको डाउट हो जाता कि अरे एक्ट में तो 20-50 दोनों दिया गया है, लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ पास, क्या बोल रहा है, किसी भी एक दिन खान में काम करने वालों की संख्या। तो क्या होगा इसका मतलब, खान में कार्य चल रहा है, ये नहीं कि पूर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। तो इसका आंसर देखिए 70, 80, 50, 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका लगभग लगभग सभी दोस्त मेरे जानते होंगे, इसका आंसर होगा 50। इसीलिए मैं इसको लेके आया हूं क्योंकि इसमें डाउट है, तो आप अच्छे से देख लेना। 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया अपने पास। बोल रहा है कि इफ इन एनी गिवन प्लेन एट वन एंड ऑफ अ कॉलम इज अनरिस्ट्रिक्टेड इज अनसपोर्टेड लेंथ एल सेल नॉट एक्सीड। बोल रहा है कि किसी भी तल में स्तंभ का एक सिरा अति अप्रतिबंधित हो तो इसकी असमर्थित लंबाई, मतलब बोल रहा है कि जो हमारा कोई तल है उसकी जो स्तंभ का एक सिरा है वो मतलब अनफिनिटिव हो, है ना, उसकी कोई बॉन्ड नहीं है अपने पास, तो उसकी लंबाई कितनी होगी, असमर्थित लंबाई को पूछ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 50 बी स्क्वायर अपान डी, 25 बी स्क्वायर अपान डी, 100 बी स्क्वायर अपान डी, 75 बी स्क्वायर अपान डी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 100 बी स्क्वायर अपॉन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आ जाते हैं 18 नंबर के। बोल रहा है कि फॉर इंडियन कोल माइंस द मैक्सिमम अलाउबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट कंटेनिंग मोर देन 7.5% सिलिका। क्या देखिए कहीं कहीं आज भी जो अपने एग्जाम्स होते हैं यूपी के माइनिंग इंस्पेक्टर के, बिहार के, जो अभी सीजीपीएससी, एमपीपीएससी और झारखंड के आने वाले हैं, उसमें क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देने वाला है। मतलब क्या है, आपको वो 2017 के नहीं, वो पुराने भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि इसमें आप भूलिएगा नहीं कि आप नई चीजों को देख के बोलें कि एग्जाम आपका कैंसिल होगा, तो एग्जाम आपको वो कैंसिल नहीं करेगा, है ना। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पुरानी चीजों को भी एक बार पढ़ के रखना है। बोल रहा है भारतीय कोयला खदानों के लिए श्वसनीय धूल, श्वसनीय धूल समझ रहे हैं ना, श्वसनीय जो भी रेगुलेशन पढ़ रहा होगा, कोल माइंस रेगुलेशन पढ़ रहा होगा, उसको ये आइडिया होगा कि श्वसनीय धूल और अश्वसनीय धूल, है ना, इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। कंबिस्ट ज्वलनशील धूल क्या होता है, हम वहां कहाँ डालते हैं, कंबिस्टिबल डस्ट कहाँ डालते हैं, है ना, इनकम्बिस्टिबल डस्ट कहाँ डालते हैं अपन, जहां पास अपना जोन फायर से रजिस्टर, फायर से बचने के लिए ज्वलनशील डस्ट का डाला जाता है। श्वसनीय धूल का अलग से टेस्ट लिया जाता है और इनकम्बिस्टिबल डस्ट का अलग टेस्ट लिया जाता है, उसका टाइमिंग अलग है, उसका सैंपल कलेक्ट करने का टाइम अलग है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय कोयला खदानों के लिए श्वसनीय धूल जिसमें 7.5% से अधिक मुक्त सिलिका और 10% से कम मुक्त सिलिका मिलीग्राम घन मीटर में होती है, तो अधिकतम अनुमान मतलब लिमिट कितनी है इसकी सांद्रता की। तो बोल रहा है 4 है, 2.5 है, 2.7 है, 2 है। तो इसका आंसर आप लोग सब जान रहे होंगे,
सभी दोस्तों को पता होगा। अगर नहीं पता तो आप जो ये फॉर्मूला आया है आपका, है ना, जो भी सिल्का कंटेंट जितना रहेगा उसका अपन अपन करते थे 5, है ना, तो याद रखना इसी के लेके इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.7। जो क्वेश्चन दिया है उसमें अप्रोप्रिएट आंसर देखने की कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन आ गया अपने पास। ये क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐड करके रखा है कि इसी तरह के क्वेश्चन आपको मैकेनिकल में भी पूछे जा सकते हैं, जनरल इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और माइनिंग सरदार में भी आने वाले टाइमों में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को नहीं मिलेंगे। बोल रहा है कि फॉर आप 150 मीटर लॉन्ग चैन कन्वेयर, बोल रहा है कि 150 मीटर का लंबा चैन कन्वेयर है। तो बोल रहा है कि द कंपोनेंट ऑफ पावर रिक्वायर्ड टू मूव कोल अगेंस्ट ग्रेविटी अलोंग एन इंक्लिनेशन ऑफ 50 डिग्री इन इज 5 किलोवाट, आवरली कैपेसिटी इज द चैन कन्वेयर विल बी। बोल रहा है कि 150 मतलब कोयले के 5 किलोवाट शक्ति की जरूरत होती है किसी भी कोयले के टुकड़े को 15 डिग्री के कोण से उठाने के लिए, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसके देखिए ऑप्शंस हैं अपने पास, है ना, तो इसके लिए ऑप्शन देंगे आप 47.2, 3.42, 13.21, 37.8। मैं क्वेश्चंस आपको अभी न्यूमेरिकल नहीं करवाने वाला, मैं सिर्फ आपको एक एमसीक्यू में आइडिया देने के लिए आया हूं कि आप इनको क्लियर करके रखिए, अपने विजन में रखिए कि ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलता या कुछ होता है तो मैं न्यूमेरिकल की एक से अलग वीडियो बनाने वाला हूं। जो भी न्यूमेरिकल में डाउट हो आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बोलिएगा कि हमको ये नहीं आ रहा, हमको ये नहीं आ रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47.2 टन। इसको देखिएगा, और न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा आपको। समय की कमी के कारण और एमसीक्यू अपन कंप्लीट करने के कारण अपन ये डिस्कस नहीं कर पा रहे। फॉर अ कोल डस्ट टू स्टार्ट एन एक्सप्लोजन द डस्ट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी कोयले का चूर्ण कैसे होने चाहिए, अपन बात मिक्स विथ स्टोन डस्ट, स्टोन डस्ट के साथ होगा तो क्या ब्लास्टिंग वो फायर होगा, वाटर के साथ होगा तो क्या फायर होगा। इट शुड बी विथ कोल बेंड्स, क्या कोयले के बेंड के क्या बेंड, जो बेंड होते हैं बेंड कौन से होते हैं, क्या बेंड के बारे में अपन ने पढ़ा हुआ है, बिटरेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजेन, क्या ये रहते हैं तो क्या फायर होगा, नहीं। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन एक बचता है, क्लाउड इन द एयर। अगर हमारा जो कोल्ड डस्ट है वो एयर के रूप में है, क्लाउड के रूप में है, तो वहां पास फायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। कनेक्टिंग सरफेस एंड अंडरग्राउंड सर्वे टू सेम बेस लाइन और परमानेंट रेफरेंस लाइन इज नोन एज। तो क्या बोल रहा है कि ये अपन एक ही चीज को बेस मान लेते हैं ना, ये सरफेस मान लो, ये हम अंडरग्राउंड में गए, यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सर्वे कर रहे हैं, तो बेस हमने क्या माना है, इसको बेस माना है। तो बोल रहा है कि भूमिगत एक ही आधार रेखा अथवा स्थायी संदर्भ से जोड़ के क्या करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, चैन सर्वे। क्या चैन सर्वे ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही बेस लाइन ले, चैन सर्वे में चैन से अपन सर्वे करते जाते हैं, रेंजिंग करते जाते हैं, प्लॉटिंग। स्टोप सर्वे नहीं, ट्रायंगुलेशन सर्वे नहीं, इसमें क्या होता है कोरिलेशन सर्वे। मतलब एक स्थान को हम ऐसा मान लेते हैं कि ये हमारी बेस लाइन है, और बेस लाइन से फिर यहाँ पास हम इसको ले लेते हैं, ये अंडरग्राउंड माइन से, तो यहाँ पास हम बेस लाइन से रेफरेंस पॉइंट मान के यहाँ पास हम सर्वे करते हैं, इसको क्या बोलते हैं कोरिलेशन सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 22 में आते हैं। बोल रहा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ऑर्डर टू मूव इलेक्ट्रॉन्स along a conductor, some amount of work is required. The work required must be supplied by a force provided by a battery or a similar device which is called as। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या जान रहे हैं, तो ये वाला वीडियो भी आप देखना, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जनरल इंजीनियरिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए देखते हैं, आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरण के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, यह कार्य किसी बैटरी अथवा ऐसे ही स्रोत द्वारा आरोपित बल से संपन्न होता है। इसको क्या क्या कहलाता है, ये बल क्या कहलाता है। देखिए किसी भी मतलब किसी भी एक बिंदु से हमको दूसरे बिंदु तक किसी भी के लिए हमको सप्लाई करना है, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन को गति देने के लिए हमको क्या होता है, एक बल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लेके आए। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कैपेसिटेंस, क्या बोलते हैं इसको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल के माध्यम के द्वारा हम एक कार्य को दूसरे आरोपित बल से संपन्न होता है। मैच द फॉलोइंग, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आया है अपने पास कि इसको देखने को मिलता ही है गेट के स्टूडेंट्स की में, गेट जो होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे उसमें गेट्स के क्वेश्चन में भी देखने को मिला है ये क्वेश्चन कि आपका जो मशीनरी दिया है और उसके कंपोनेंट दिए हैं, तो जो अभी आने वाले टाइम के एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये पार्ट सुन के जानना जरूरी है। जैसे बोल रहा है कि आपका स्क्रैपर कैसा है, स्क्रैपर क्या है, ड्रैग लाइन क्या है, बकेट व्हील क्या है, रोप सॉविल क्या है। चलिए एक नॉर्मल सा अपन वो करते हैं कि देखते हैं कि क्या होता है। ड्रिबल बेल्ट, डिपर स्टिक, फेयर लीड और बाउल, क्या बाउल। तो अपन को क्या करना है कि सबसे पहले स्क्रैपर क्या होता है, मटेरियल को आगे ऐसे करके एक जगह से ले जाके दूसरी जगह डंप कर देता है। तो बाउल इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बाउल होगा क्या, तो बाउल क्या होता है, सबसे पहले वो मटेरियल को भरता है, तो हमारा स्क्रैपर में क्या हो जाएगा, बाउल हो जाएगा। फिर हमारे पास ड्रैग लाइन आ गई, क्या आ गई, ड्रैग लाइन आ गई। तो हम ड्रैग लाइन में सोचेंगे ड्रिबल बेल्ट तो नहीं रहता, डिपर स्टिक तो फेयर लीड एक जाना पहचाना सा नाम लग रहा है हमको, तो हम क्या बोलेंगे उसमें क्या होता है, फेयर लीड। अब हम बोल रहे हैं बकेट व्हील एक्सकेवेटर जान रहे हैं लिग्नाइट माइंस में यूज होता है, इसके बारे में है अपने सिलेबस में भी दिया गया है, क्वेश्चंस में भी पूछता है। तो ये बोल रहा है कि अब बचे डिपर स्टिक और ड्रिबल बेल्ट, तो रोप सॉवेल हमारा क्या हो जाएगा, डिपर स्टिक, और बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या हो जाएगा, ड्रिबल बेल्ट। तो पी का टू Q4, ये P का 4 Q3 R1 S2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, P का 4 Q का 3 R का 1 S का 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चंस लेके आया है आपके लिए, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को ऐड करके रखा है, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो जनरल इंजीनियरिंग बार बार पूछ रहे हैं कि जनरल इंजीनियरिंग में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आएंगे, कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो बोल रहा है कि 10,000 kg लोकोमोटिव रन्स एट अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ लेवल ट्रैक। बोल रहा है कि एक लेवल ट्रैक है, एक लोकोमोटिव इंजन है, वो एक लेवल ट्रैक में चल रहा है कि कैसे चल रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, कितना, एक लेवल ट्रैक पे चल रहा है। क्वेश्चन को देखिएगा, द कोएफिशिएंट ऑफ एडेशन ऑफ द ट्रैक इज 0.23, इसका कोहेशन कितना है, इसका बोल रहा है कितना है, 0.23, कितना मतलब ये होता है कोहेशन पॉइंट, क्या होता है, घर्षण गुणांक, क्या होता है, घर्षण, यहाँ पास लिखा होगा घर्षण गुणांक, कितना घर्षण गुणांक है उस ट्रैक का। और रेल इंजन का घूर्णन प्रतिरोध 90 न्यूटन प्रति 1000 किलोग्राम, ट्रेन की ढुलाई में प्रयुक्त अधिकतम शक्ति किलोवाट में निम्न होगी। मतलब जितना हमको सबसे ज्यादा जो हमारा लोकोमोटिव हॉलेज चल रहा है तो उसमें मैक्सिमम पावर कितना अवेलेबल फर्क करेंगे, जिसमें हो जाएगा 67.7, 67.1, 40.7, 65.0। इनको अभी क्लियर करने के लिए अभी समय नहीं है अपने पास डिस्क्राइब करने का, तो अपन इसको अभी सिर्फ आंसर मैं आपको बता देता हूँ, और जो भी पूछ रहे हैं कि अगर नहीं आएगा आपसे तो मेरे को आप बोलिए, मैं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम थिकनेस ऑफ अ फ्लैट स्लैब, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब। मैं इस क्वेश्चन को क्यों ऐड किया हूँ, क्योंकि आज के जो हैं वो सिर्फ डाउट में ये सोचते हैं कि नहीं क्वेश्चन तो हमारा बोनस नंबर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, आपको क्वेश्चंस पुराने वाले भी याद करके रखना है। अब कितना है हमारा, बोलेगा नहीं यार ये क्वेश्चन तो ऐसा नहीं था, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, 25, 100 है, 125, 50 mm, तो इसका आंसर हो जाएगा 125 mm। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब कितनी हो जाएगी, 125 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी अपनी पानी वाली स्थान होता है उससे हमारी यूरिनल कितनी दूर रहेगा, है ना, धुलाई मूत्र या मल वाले स्थान। तो ये तो मेरे सभी दोस्त जान रहे होंगे, जो नहीं जान रहे वो अच्छे से जान ले कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मीटर, 6 मीटर 20 मीटर में बिल्कुल वो ना हो, है ना,
ये बोल रहा है कि पानी पीने वाला स्थान किसी भी जगह से कितनी दूरी पर, 6 मीटर पर। कैंटीन के अलग केस में। 27 नंबर में है, इन केस ऑफ शाफ्ट फिनिश डायमीटर ऑफ शाफ्ट वेरीज फ्रॉम। शाफ्ट, शाफ्ट कहाँ यूज करते हैं, एडिट, एंट्री और एडिट, जो अपना एंट्री सिस्टम होता है ना, उसको हम 3 में करते हैं, एडिट, इंक्लाइन और, तो हम शाफ्ट में एक केज बनाते हैं और केज के माध्यम से क्या करते हैं, उसको केज से जाके शाफ्ट में पहुंचते हैं। तो इसका बोल रहा है कि जो डाया होता है का कितना वेरी करता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 4.1 टू 6.5, 4.5 टू 6.2, 4.2 6.7, 4.3 टू 6.4। तो इसका आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो सभी बुकों में लिखा होगा आपको मिलेगा। बिल्कुल आप दूसरी दूसरी किताबों में पढ़ के डाउट में मत जाइएगा। 4.2 6.7। 28 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं, इन केस ऑफ अ ड्राइवेज विच ऑफ द मेथड इज सिमिलर टू स्टल मेथड। ये स्टल मेथड माइनिंग, मेटल माइनिंग के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा आपको, ये क्वेश्चंस देखने को आ जाता है। जोरा रेस पेग मेथड, 3 कंपार्टमेंट मेथड, एलिमेक मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, पेग मेथड। इसको देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को लिख लीजिए ध्यान से। स्टल मेथड की विधि के समान कौन सा होता है, पेग मेथड होता है। 29 का क्वेश्चन वही है अपना, कन्वेयर चेन के लिए। जस्ट अभी मैंने आपको, इसीलिए कुछ दोस्त जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे कि जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन बताइए, जनरल इंजीनियरिंग क्वेश्चन बताइए। तो उन्हीं के लिए मैं इस वीडियो में ये कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ कि आप इनको देख लो। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे से पूछो। NAFC, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन कन्वेयर, जो हमारा क्या बोल रहा है कि लेंथ कितनी है, 140 मीटर, रन एट स्पीड ऑफ 0.53 मीटर पर सेकेंड, द मास ऑफ चेन एंड फाइट इज 54 kg per meter एंड coefficient of friction between the chain at 0.33, what is the power needed the empty conveyor। ये बोल रहा है, इस क्या बोल रहा है कि अभी अपन कोयले को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, एम्प्टी कन्वेयर के लिए कितना चाहिए। तो इसका 25.74, 6.94, 10.68, 21.36, इसको मैंने किया हुआ है, इसका फॉर्मूला है, इसको मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे को बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10.68 किलोवाट। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। 30 नंबर अपने आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब ये हमारा लास्ट होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे। बोल रहा है कि नो पर्सन सेल लाइट अ फायर आर परमिट टू फायर टू बी लाइटेड इन ओपन कास्ट वर्किंग विद इन डिस्टेंस फ्रॉम एनी एंट्रेंस ऑफ माइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सभी दोस्त जान रहे हैं मेरे, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर। 10 मीटर का सिर्फ केस वो है कि आग नहीं जला सकते अपन, है ना, क्या क्या फायर मटेरियल्स नहीं रखते, है ना, कंबस्टिबल मटेरियल आप नहीं रख सकते अगर 20 मीटर 24 आवर्स के अगर यूज नहीं करने। तो आज के लिए ये आपका कंप्लीट हो गया ये वीडियो। इस वीडियो में जो भी दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं, उनको जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप मेरे को बताएं। और वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने जो भी क्वेश्चन ऐड किए हैं बहुत मेहनत करके ऐड कर रहे हूँ। तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं उनको, उन्हीं के लिए मैं जनरल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी करवा भी रहा हूँ कि लोगों की जनरल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन देख ले, जो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं समझ पाते कि वाइब्रेशन, स्टेमिंग, मिसफायर, किसमें क्या करें क्या नहीं करें, तो आप देख लो, है ना। चलिए अब हमारे आज के लिए हम आपसे नमस्कार करते हैं, और बने रहिए इस माइनिंग गुरुकुल के साथ। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, अपने सपने को सच करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।